प्रिय मित्रों, आज हम एक बार फिर बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल में कवि परिचय श्रृंखला में रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर शिवशरण कौशिक, सहआचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। जैसा कि हम पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का नाम लेते ही हमारे मन में एक बड़े उत्साह और ऊर्जा की अनुभूति होती है। हिंदी के आधुनिक काल में भारतेंदु से प्रेरणा लेकर भारत जागरण और समूचे विश्व के नव जागरण की एक प्रवृत्ति थी, जिस कवि ने हिंदी जगत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैलाई, वो रामधारी सिंह दिनकर थे, जिनका जन्म 1908 में सिमरिया घाट, जिला बेगूसराय, बिहार प्रदेश में हुआ था। छायावाद के चारों बड़े महनीय कवियों की काव्य रचना के बाद एक नई प्रकार की प्रवृत्ति की स्थापना करना और हिंदी कविता को एक अलग प्रकार की दिशा में पहुंचाना, जबकि हमारा आज़ादी का आंदोलन उस समय चल रहा था। ब्रिटिश सरकार हमारे जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उनकी घटनाओं से, उनकी गतिविधियों से आजिज आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी और अंग्रेज़ सरकार लगभग भारत छोड़ने का मन बना चुकी थी। ऐसे रामधारी सिंह दिनकर, जो छायावादोत्तर काल के कवि जाने जाते हैं, वो हिंदी के प्रमुख रचनाकार हैं और न केवल कवि हैं बल्कि निबंधकार के रूप में भी रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे आधुनिक काल के यानी हिंदी के आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि थे। रीतिकाल में हम भूषण को वीर रस का बड़ा प्रमुख कवि मानते हैं। उसके बाद हिंदी काव्य में वीर रस की ऐसी धारा और कहीं हमको देखने को नहीं मिलती। स्वतंत्रता आंदोलन में दिनकर जी सीधे भाग ले रहे थे, तो जो आज़ादी के आंदोलन की जो भावना थी, वो भावना उनके व्यक्तित्व में तो थी ही, वही भावना उनकी जो रचनात्मकता थी, उनकी जो काव्य कृतियाँ थी, जो उनकी काव्य रचनाएं थी, उनमें भी वो दिखाई पड़ती है। आज़ादी से पहले दिनकर जी की पहचान एक ऐसे विद्रोही कवि के रूप में थी जो अपनी बात को बेबाकी से अपनी कविताओं में कहता है, और वह चाहे ब्रिटिश सरकार हो या फिर आज़ादी के बाद हमारी भारत की स्वयं की सरकार हो, भारत की राजनीति में सक्रिय भागीदारी रखते हुए यानी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए संसद में अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं के माध्यम से करते रहे। मैं आगे बहुत सारे कुछ ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण आपको बताऊंगा जिनसे आपको याद आएगा कि हमारे दैनिक समाचार पत्रों में अनेक बार जब चुनाव आते हैं तो उन चुनावों के समय में उनकी, दिनकर जी की उन कविताओं की पंक्तियां हमको देखने को मिलती हैं जो भारतीय लोकतंत्र की व्याख्या आज भी करती हैं। इसलिए दिनकर जी को राष्ट्र कवि का एक उनकी जो है पहचान बनी और उनको राष्ट्र कवि के नाम से हम जानते हैं। जहाँ तक उनके काव्य हृदय का प्रश्न है, उनकी रचनाओं में एक तरफ तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि है हमारे भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का जो शांति पर्व है। महाभारत के शांति पर्व को कविता रूप में जो अभिव्यक्ति प्रदान की है, उसी का नाम कुरुक्षेत्र है और रामधारी सिंह दिनकर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है, जो भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र, भारत की सामाजिक व्यवस्था, इन सब पर तीखी चोट ही नहीं करती बल्कि उसका भूत, वर्तमान और भविष्य हमारे सामने रखती है। तो मित्रों, एक तरफ कुरुक्षेत्र उनकी रचना है जिसका स्वर वीररस का स्वर है, तेज, ओज, विद्रोह और आक्रोश का स्वर है, तो दूसरी ओर उनकी रचना है उर्वशी।
उर्वशी कोमल श्रृंगारिक भावना और प्रेम और शांति का संदेश है। यानी स्वर्ग की एक परित्यक्त्या अप्सरा उर्वशी पर केंद्रित करके ये जो काव्य लिखा गया, जिस पर आगे चलकर इनको भारत का साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जहाँ तक काव्य के रूपों की दृष्टि है, काव्य रूप की दृष्टि से देखें तो दिनकर जी ने प्रबंध काव्य भी लिखे। प्रबंध काव्य में हम कह सकते हैं कि उर्वशी उनका एक खंड काव्य है, जो प्रबंध काव्य का ही एक भाग होता है, भेद होता है। प्रबंध काव्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। तो उर्वशी उनका खंड काव्य है, रश्मि रथी उनका खंड काव्य है, और कुछ मुक्तक रचनाएं भी उन्होंने, जो एक तरह से जिनका कथा प्रसंग लंबा नहीं है और वो छोटी कविताओं में भी अपनी बात कहते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, दिनकर जी की काव्य रचनाओं पर बात करते हैं। तो जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रश्न आता है कि उनकी 4 रचनाएं लिखिए, 5 रचनाएं लिखिए। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कुरुक्षेत्र है, जिस पर आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उर्वशी है, उस पर अभी हमने बात की ही है। रेणुका है, रश्मि रथी, हुंकार, द्वंद्व गीत, बापू और गांधी दोनों शीर्षक से रामधारी सिंह दिनकर ने कविताएं लिखी हैं। बापू शीर्षक से कविता लिखकर दिनकर जी ने गांधी के विचारों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। गांधी जी के प्रति उनके मन में एक बड़ा सम्मान था। ये तब भी जब दिनकर स्वयं विद्रोह के कवि थे। गांधी जी, हम सब जानते हैं कि उनका जो मूल मंत्र है वो अहिंसा का मूल मंत्र है। दिनकर जी हिंसा नहीं पसंद करते थे, लेकिन दिनकर जी की कविता का जो स्वर है वो मूल स्वर विद्रोह का है, तेज और ओज का है, वीर रस का है। धूप छांव, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा बड़ी ही प्रसिद्ध रचना इनकी है। रसवंती, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरि नाम, कोयला और कवित, ऐसी ही और अनेक रचनाएं हैं। चूँकि सूची बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा की दृष्टि से 5 से 7, 10, 12 इनके जो ये काव्य संग्रह हैं, ये जो सारे शीर्षक हैं, ये काव्य संग्रह हैं, ये रचनाओं के शीर्षक हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र और उर्वशी को हम पढ़ेंगे ही। बाकी जो रेणुका, रश्मि रथी, हुंकार, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छाह, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरि नाम, कोयला और कवित, आसानी से आप याद कर सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर ये सारे शीर्षक काव्य संग्रहों के लिखे हुए हैं, जिनको आप बार बार देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिखकर उनको याद कर सकते हैं, और दिनकर जी का जो पूरा का पूरा जो रचनात्मक परिचय है वो आप समझ सकते हैं। मोटे तौर पर दिनकर जी के काव्य की जो विशेषता है वो विशेषता तेज और ओज की ही है। जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि दिनकर जी आधुनिक हिंदी कविता के वीर रस के श्रेष्ठतम कवि हैं, लेकिन ये वीर रस उनका कोई कविता का स्वर है, लेकिन उनके हृदय का स्वर नहीं है। दिनकर जी के हृदय का स्वर है मानवता और विश्व शांति। उनकी कवि दृष्टि में विश्व शांति और मानवता की बहुत व्याकुलता है। उनका हृदय विश्व शांति के लिए और मनुष्यता के लिए व्याकुल है। इसीलिए वे लोक गायक हैं, क्योंकि उनका जो कवि हृदय है वो सारे विश्व के हित की चिंता करता है, और उनकी सारी कविताएं विश्व हित की ओर ही उन्मुख होती हैं। सारे दुनिया में मैत्री स्थापित हो, यानी विश्व मैत्री की स्थापना हो, ये उनका स्वप्न है। इसलिए दिनकर जी की सारी कविताएं एक प्रकार से जन जन की वाणी बन गई, और भारत के जो अपढ़ नागरिक हैं, जिनको बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, उनकी जुबान से भी, उनके मुंह से भी आप उनकी अनेक ऐसी कविताओं के शीर्षक सुन सकते हैं जो जग प्रसिद्ध हैं। कुछ कविताओं के शीर्षक मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोकतंत्र की परिभाषा किसी भी भाषा के साहित्य में इतने सुंदर शीर्षक से इतिहास में देखने को नहीं मिलती। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ऐसा व्यंग्यात्मक शीर्षक कि जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, उस समय ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज कंपनी शासन कर रही थी। आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने हम पर शासन किया और वे दिल्ली की संसद पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। दिनकर जी ने आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार और आज़ादी के बाद जो भी हमारे लोग जो सिंहासन पर चुनकर आए और बैठे, यदि उन्होंने जनता के हित को ध्यान में नहीं रखा तो उनको चुनौती दी। दिल्ली उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। दिल्ली चूँकि भारत के सभी राजकाज का केंद्र है, उस पर बड़ी व्यंग्यात्मक उन्होंने कविता लिखी। ध्वज वंदना, कृष्ण की चेतावनी। कृष्ण की चेतावनी आप जानते ही हैं, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। कृष्ण का एक विराट रूप, जो मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, उस संघर्ष के परिणाम क्या होंगे, उन परिणामों के प्रति चेतावनी दिनकर जी ने इसमें दी है। मनुष्य और सर्प, गांधी, ऊपर हमने शीर्षक देखा बापू। बापू पूरा संग्रह है, उसमें एक कविता है गांधी। कलम आज उनकी जय बोल, बहुत ही लोकप्रिय शीर्षक है। लोहे के मर्द, जनतंत्र का जन्म, पक्षी और बादल, हमारे कृषक, किसानों के प्रति उनके मन में गहरी संवेदना थी। वो जब तब अवसर पाते थे, चूँकि एक बहुत छोटे से गांव के रहने वाले थे, और उनकी कविता में गांव की सुगंध आती थी। तो गांव होगा तो किसान होगा ही, और किसान होगा तो कविता में किसान जीवन की चिंता, किसान जीवन की संवेदना, वो सब उनकी कविताओं में एक प्रकार से ओतप्रोत थी, भरी हुई थी। गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिस पर भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार ने उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा गया एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसे पढ़कर हम भारत के बारे में जान सकते हैं, भारत के समाज और भारतीय संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। यह उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम सामान्य विशेषताएं भी कह सकते हैं, उनकी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कह सकते हैं। तो उनमें जब हम देखेंगे कि भारत को जगाने का भाव, भारत की जनता को, वो कहते हैं सोई हुई जनता तुम जागो, तो ये जो जागरण है, जिस जागरण के आंदोलन को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल के आरंभ से शुरू किया था, उस भारत जागरण के आंदोलन को थोड़ा मैथिली शरण गुप्त ने आगे बढ़ाया, और उसके बाद चूंकि मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्रकवि इसीलिए जाने जाते हैं, तो उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर भी इसीलिए राष्ट्रीय कवि कहलाए कि उन्होंने भारत जागरण को अपनी कविता का केंद्रीय विषय बनाया। राष्ट्रीयता बोध एक उनकी प्रवृत्ति है कविताओं की, कि देश से ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्र के कल्याण से ऊपर कुछ नहीं। कविताओं की केंद्रीय जो कथावस्तु है वो राष्ट्रीयता का बोध है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का गौरवगान, जो भारत हमारा अतीत में जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, उस परंपरा के जितने भी उजले पक्ष हैं, जितनी भी सुंदर मान्यताएं हैं, जितनी भी गौरवमयी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को, वो चाहे कुरुक्षेत्र आप देखें, रश्मिरथी देखें, उर्वशी देखें, कोई भी रचना देखें, उन सब रचनाओं में भारत की संस्कृति का गौरवगान उन्होंने किया है। जैसा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि प्रेम, शांति और सद्भाव की उद्घोषणा उनकी कविताओं में आर पार दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से वे विज्ञानवाद और बुद्धिवाद का विरोध, ये एक अलग प्रकार की विशेषता उनकी थी। वे कहते थे कि ये जो आधुनिकता बोध है, ये आधुनिकता बोध हमारे जीवन की संवेदना को लील लेगा, और आज हम आलोचना के सिद्धांतों की दृष्टि से उत्तर आधुनिक युग में आ गए। न जाने इसकी क्या परिभाषा बनेगी, अनेक परिभाषाएं बन रही हैं इसकी,
लेकिन आधुनिक से हम उत्तर आधुनिक व्याख्याओं के बीच में आ गए, सैद्धांतिकियों के बीच में आ गए, लेकिन यह विज्ञानवाद और यह बुद्धिवाद मनुष्यता को खोखला करता रहा और मानवता के लिए एक प्रकार से उतना मनुष्यता की मजबूती और उसकी समृद्धि का एक प्रकार से उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। विश्व शांति और मानवतावाद हम आप ऊपर देखें, प्रेम शांति और सद्भाव की उद्घोषणा के साथ ही ये शांति कैसी, वैश्विक शांति, केवल भारत में नहीं, तमाम देशों में आपस में शांति और सद्भाव हो और मानवतावाद की स्थापना हो। विश्व मैत्री की भावना की बात हुई। इनकी जो भाषा है वो बहुत ही प्रवाहपूर्ण भाषा है। ऐसी उत्कृष्ट और सरल हिंदी जिसे समझने में किसी को भी कोई असुविधा नहीं हो। चूंकि प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे और प्रगतिशीलता का आशय हम किसी विज्ञानवाद या आधुनिकता से नहीं लेते, बल्कि जो भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो असमानता फैली हुई है, उस असमानता को दूर करके और सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर समानता की स्थापना हो, यही स्वर उनकी कविताओं में हमको मिलता है। उन्होंने शोषण के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई, जो वो जगह जगह उनकी कविताओं में हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि दिनकर जी हिंदी के प्रगतिशील आंदोलन और राष्ट्रवाद की मुखर आवाज़ थे। उनकी महत्वपूर्ण मान्यता थी कि भारत में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वे कहते थे कि भारत भले ही सांस्कृतिक दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से या क्षेत्र की दृष्टि से विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत एक देश है, क्योंकि इन सारी विविधताओं के बाद भी हमारे भारत के लोगों की सोच एक है। हम भारत के लोग एक ही प्रकार की विचार और एक ही प्रकार की जीवन पद्धति को मानते हैं। यह उनका एक प्रकार से केंद्रीय विचार था। जहाँ तक रामधारी सिंह दिनकर के सम्मानों की बात है, तो इतने सम्मान जो भारत का एक प्रकार से सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न से पहले का पद्म भूषण है, और संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी जो उनकी रचना है उस पर 1972 में उनको साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और हम जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है, वो कविता भाषा की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, काव्य के गुणों की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट कविताएं उनकी हैं। और उन कविताओं में आगे जब हम पाठ पढ़ेंगे, दिनकर जी के पाठ को हम पढ़ेंगे, तो उसमें कुरुक्षेत्र और उर्वशी के कुछ काव्यांश को हम पद्यानुवाद के रूप में पढ़ेंगे। धन्यवाद।